हेलो गाइस, मेरा नाम किरण है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं BNS 041 के ब्लॉक 3 के यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ आर द डिजीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग द वैक्सीन्स। मतलब जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिज़ीज़ होती हैं वो ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जिनको हम वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं। इसमें बहुत सारे डिजीज़ेस होती हैं, लेकिन जो UIP के अंडर में आता है, UIP का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें कुछ मेजर किलर डिजीज़ेस हैं या डिसेबलिंग डिजीज़ेस हैं जो चाइल्डहुड में होती हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियोमाइलाइटिस एंड मिजल्स। ये सारी जो हैं जो चाइल्डहुड में बच्चों में पाई जाती हैं। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, मतलब इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम किस चीज़ में एबल हो जाएंगे, क्या चीज़ हम समझ सकते हैं कि जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है उनको हम एनुमरेट कर पाएंगे, उसके मोड ऑफ स्प्रेड को एक्सप्लेन कर सकेंगे, कैसे ये डिजीज़ स्प्रेड होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स को जान पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे कि कैसे इसके इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है और ये एक बैक्टीरिया के वजह से कॉज होता है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के नाम से जानते हैं। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये क्या करता है कि एनुअली कम से कम ये 3 से 4 मिलियंस पीपल्स इसके वजह से उनकी डेथ हो जाती है इस डिज़ीज़ की वजह से, और ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाया जाता है। और ये क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ही होती है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक और बात कहते हैं कि ये यूजुअली लंग्स पे अटैक करता है, लेकिन साथ में बॉडी के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जैसे बोन, जॉइंट्स, ब्रेन, ये उसे भी अफेक्ट करता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको बोन में टीवी हो गया है, बोन टीवी। हाँ, ब्रेन में भी टीवी हो जाता है तो ये उस पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है, लेकिन यूजुअली ये लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसका स्प्रेड कैसे होता है, मतलब कैसे ये ट्यूबरकुलोसिस फैलता है? तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है, एयर के थ्रू फैलता है। अगर एक पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है, अगर वो आपके पास है, उसने स्नीज़ कर दिया, कफिंग कर दिया, कुछ भी आपके सामने ऐसा कुछ करता है, तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं कि जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में हमारे एंटर करता है, तो उसके एंटर करने से लेके साइन एंड सिम्टम्स दिखने तक का जो टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 to 6 वीक का होता है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? पहला तो क्लोजनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट, मतलब आप जो इन्फेक्टेड पर्सन के कितने क्लोज थे, कितने ड्यूरेशन तक आप उसके कांटेक्ट में थे, इस पे डिपेंड करता है। सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ की कितनी सिवियरिटी है, जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने, मतलब सीवियर केस का है, कितना सीवियर पेशेंट है, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपको इंक्यूबेशन पीरियड आपका कितना होगा। स्पूटम पॉजिटिविटी स्टेटस, मतलब जो स्पूटम टेस्ट हम कराते हैं पेशेंट का, तो उसका पॉजिटिविटी टेस्ट कितना है, मतलब +1 है कि +2 है, +3, मतलब जितना ज़्यादा उसका पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो सीरियस रहेगा, सीवियर रहेगा, इन्फेक्शन कॉज करने के ज़्यादा चांसेस रह जाएंगे उसका। और इस पे भी डिपेंड करता है कि डिफेंस स्टेटस ऑफ द होस्ट, जिसको ये टीवी हुआ है उसका डिफेंस मैकेनिज़्म या इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, जिससे उसका इंक्यूबेशन पीरियड इफेक्ट होता है। ओके,
देन हम उस देखेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम, साइन का मतलब ये होता है कि जो हम पेशेंट में ऑब्ज़र्व करते हैं, जो उसके साइन दिखते हैं, कोई भी जो भी डिजीज़ है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका क्या क्या साइन हमें दिख रहा है पेशेंट में। और सिम्टम्स वो होता है जो पेशेंट हमें खुद से बताता है कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। पहला तो है कार्डिनल फीचर्स। इसके अंदर पेशेंट को कफ होगा, 3 to 4 वीक्स के लिए उसको फीवर्स आएंगे, चेस्ट में पेन होगा, हेमेप्टाइटिस होगा और साथ में वेट लॉस भी होगा उसका। और अगर उसको मीज़ल्स या पर्टोसिस हो गया है तो वो अपने नॉर्मल हेल्थ में रिटर्न नहीं कर पाएगा, जल्दी इनेबल रहेगा उसके लिए। और इसमें और सिम्टम्स क्या देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़ भी हो सकता है। मतलब पल्मोनरी का मतलब होता है ऐसे लंग्स में जो उसको डिजीज़ हो रहा है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, मतलब लंग्स के बाहर भी उसको डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब हम देखेंगे टीबी के टाइप्स। तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, सेकेंड है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस एंड थर्ड डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। तो जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है इसको हम टीबीएम के भी नाम से जानते हैं। मतलब जो मेनिंजिस लेयर में अगर टीबी हो गया है, ब्रेन की जो मेनिंजिस लेयर होती है उसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस लिखा है तो मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगा। मेनिंजियल इरिटेशन होगा, कन्वर्जेंस आएंगे पेशेंट को, क्रेनियल नर्व्स पैरालिसिस होगा, कोमा भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, सेकेंड में मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी का मतलब ये होता है कि इसमें मिलिट सीड लाइट के शैडो अपीयर होता है लंग्स में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस रखा गया है। थर्ड है डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। इसमें क्या होता है कि जो बेसिलाई होते हैं वो स्प्रेड होके लिवर, स्प्लीन, बोन्स, जॉइंट्स यहाँ तक स्प्रेड होके फैल जाते हैं, इसलिए इसको डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे प्रिवेंशन। ट्यूबरकुलोसिस का हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम किसी चीज़ को डायग्नोस करते हैं तभी उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमको पहले प्रिवेंट करना है डिजीज़ के होने से पहले, ताकि ये हो ना हो। तो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए एक वैक्सीन का यूज़ किया जाता है जो इम्यूनाइजेशन में यूज़ होता है। तो BCG, जिसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस ऑफ कॉलमेट एंड गुइरिन। तो इसमें BCG का यूज़ किया जाता है इम्यूनाइजेशन में, और ये एट बर्थ ही यूज़ किया जाता है, बच्चों में देते हैं। और जिस बच्चे को अगर एड्स है तो उन बच्चों में ये यूज़ नहीं किया जाता, नहीं दिया जाता उस टाइम पे। ठीक है, BCG को आफ्टर बर्थ बेबी के डिस्चार्ज होने से पहले ही एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द दे देना चाहिए। और इसको इंट्राडर्मल देते हैं, 0.05 ml यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, और इसको कितने टेम्परेचर में स्टोर करके रखना चाहिए, तो इसको हम +2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ILR में रखते हैं। मतलब आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके इसे वहाँ पे स्टोर किया जाता है। अब हम देखेंगे BCG एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन। मतलब BCG अगर हम किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं बच्चों में तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए। पहला है एज, एट बर्थ में ये देते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे के पैदा होते ही इसको लगाना है। ठीक है, डोज का अमाउंट कितना है, 0.05 ml। ठीक है, और कितना डोज देते हैं इसमें, 1 डोज यूज़ करते हैं, सिंगल डोज यूज़ करते हैं, एक ही डोज दिया जाता है, और फिर बर्थ के टाइम पे। इंजेक्शन का साइट क्या होता है, लेफ़्ट अपर आर्म में देते हैं। ठीक है, जो इंट्राडर्मली देते हैं, और उस एरिया को क्लीन करने के बाद ही देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब उसे विदाउट क्लीन किए गंदे तरीके से ही दे दिए, ऐसा नहीं करना है। इसका नॉर्मल रिएक्शन भी होता है। अगर आप किसी बच्चे को BCG लगाते हो वैक्सीन, तो उसमें क्या रिएक्शन आपको दिखने को मिलेगा। अगर आपने सही से BCG वैक्सीन लगाया है तो उसमें एक स्मॉल एलिवेशन दिखाई देगा आपको। जहाँ पे आपने BCG लगाया वहाँ पे हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा, जो कि लगभग 5 mm तक ही उसका एलिवेशन होगा। और ये 30 to 90 मिनट में क्या बोलते हैं, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। आधे से लेकर 1.5 घंटे तक में ये गायब भी हो जाता है।
और इसका आपने सही से लगाया है कि नहीं, तो इसका एक वो भी होता है कि आप जब ये किसी को लगाते हो तो 3 to 4 वीक्स के ड्यूरेशन में वहाँ पे एक लम्प्स फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि 5 से 8 mm डायमीटर का होता है। और फिर बाद में क्या होता है, वहाँ पे अल्सर फॉर्म होता है, हाँ, स्कार बनने लगती है वहाँ। आपने देखा होगा कि आप लोग के जो पेरेंट्स होंगे उनको इस BCG लगा होगा, तो उनके क्या बोलते हैं, लेफ़्ट हाथ में अपर आर्म में बड़ा सा स्कार जैसा फॉर्म हुआ होगा। आप लोग का भी होगा, लेकिन आप लोग का भी छोटा होगा, हाँ, लेकिन इनसे पेरेंट्स में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा ना, बहुत पहले का लगा है उनको, तो स्कार जैसा फॉर्म हो जाता है, जो कि क्या बोलते हैं, जो अल्सरेशन है वो 10 to 12 वीक्स में वापस ठीक होने लगता है, लेकिन एक परमानेंट स्कार हो जाता है। तो ये प्रूफ होता है, अगर अल्सरेशन फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि आपका वैक्सीन सही से लगा है और सक्सेसफुली उसने मतलब काम किया है आपके बॉडी पे।